हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस प्लेटफॉर्म। आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एज पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हाय, आई एम सोनप्रिया, योर हिस्ट्री फैकल्टी। इससे पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, द चार्टर एक्ट्स ऑफ 1813, 1833, 1853 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। काफी डिटेल्ड डिस्कशन था जहां पे हर एक एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, उनके बैकग्राउंड, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस यानी असेसमेंट को डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर आपने इन्हें मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी ऑल ब्रिटिश एक्ट्स, रेगुलेशंस एंड चार्टर्स के नाम से हमारे ही चैनल पे। डू वॉच इट। व्हाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज दिस इज द रिपीटेड थीम ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स। आप देखोगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी ऑलमोस्ट हर साल इस पर्टिकुलर सब थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में भी सेम पैटर्न रहेगा। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, उनके सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस यानी असेसमेंट को ब्रीफली एंटायर टॉपिक को रिकॉल करेंगे एंड उसके बाद में आपके लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू रीड दोज क्वेश्चंस एंड आंसर दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन। लेट्स बिगिन। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं या टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स बिगिन। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि इसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 क्यों कहा जाता है। सो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के वाया एक नई ऑफिशियल पोजीशन को क्रिएट किया गया था लंदन में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो हैं ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे और इसी के साथ में ब्रिटिश कैबिनेट के भी मेंबर थे और इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल थे, आंसरेबल थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की एक 15 मेंबर काउंसिल थी जो कि बेसिकली एडवाइजरी काउंसिल थी इनको असिस्ट करने के लिए। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और इनकी 15 मेंबर काउंसिल के द्वारा पास किया गया था, इसीलिए आप देखेंगे इसका नाम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 रखा गया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं कि आखिर किस पृष्ठभूमि में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को लाया गया। इससे 1861 के प्रोविजंस को समझना आपके लिए आसान होगा। सो हम यहां पे देखते हैं कि अगर हम 1861 से पहले देखें तो जो इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट है इन दी कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आप देखेंगे इट वाज दी 1857 रिवोल्ट, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 और दी 1857 की क्रांति। 1857 के रिवोल्ट ने ब्रिटिशर्स को बेसिकली ये रियलाइज करवा दिया कि रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स के बीच में ये जो गैप है, they have to at least reduce it. इंडियंस के मन में जो बेसिकली एक एलियनेशन की फीलिंग है विद रिस्पेक्ट टू दी एडमिनिस्ट्रेशन, इसे कम करने की जरूरत है। अदरवाइज 1857 के रिवोल्ट जैसे मास रिवोल्ट को वो रूल आउट नहीं कर सकते एंड अगर एक बार फिर से ऐसा कोई रिवोल्ट होता है, इट वुड पॉसिबली वाइप आउट द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। सो आप यहां पे देखेंगे कि 1857 रिवोल्ट बेसिकली मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट देयर इज अ नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। सेकेंडली, आप यहां पे देखेंगे इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 लाया गया जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 की अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखेंगे इसके वाया ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि अब ऑफिशियली इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी हो गई एंड ब्रिटिश क्राउन बिकेम सॉवरेन इन केस ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। अब इसके चलते आप यहां पे देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बाद में जो क्वींस प्रोक्लेमेशन आया ऑफ नवंबर 1858, 1st November 1858, the day on which Government of India Act of 1858 became effective or came into effect. क्वींस प्रोक्लेमेशन में कहा गया था कि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, जो इंडियन एलीट सेक्शन है जिसकी डिमांड है कि इंडियंस को
इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए, हम इसे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। यानी बेसिकली आप यहां पे देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 एंड क्वींस प्रोक्लेमेशन ने इंडियंस को यह आश्वासन दिया था, इंडियंस को यह होप दिया था कि अब क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सीधा ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज का कंट्रोल आ गया है और इंडियंस ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन के इफेक्टिव मौके दिए जाएंगे, इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यानी कि बेसिकली अब इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ स्टेप्स लिए जाएंगे। एजुकेटेड इंडियंस जो है उनकी क्या डिमांड थी? उनकी डिमांड थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए। नॉट ओनली पार्टिसिपेशन, इसी के साथ साथ में यहां पे जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। जैसे कि अगर लेजिस्लेचर है, आप देखेंगे कि वाया द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फॉर द फर्स्ट टाइम एट द सेंटर द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट वर सेपरेटेड फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो आप देखेंगे कि एजुकेटेड इंडियंस की डिमांड थी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर हैं, उनमें इंडियंस को न केवल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए बल्कि इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, यानी कि यहां पे इलेक्शंस के वाया लोगों को चुन करके भेजा जाए जो इंडियंस के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें, इंडियंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। और इसी के साथ साथ में कहा गया कि जो आपके लेजिस्लेचर हैं या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं जहां पे इंडियंस होंगे, अब उनको इफेक्टिव पावर ट्रांसफर किया जाए। ये मेजर डिमांड्स थी। और आप देखेंगे कि इसी लाइन पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एज वेल एज अ स्टेप टूवर्ड्स इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन। एट द सेम टाइम एक और कंप्लेंट थी, अगर हम देखें तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन। तो आप यहां पे देखेंगे कि अगर हम इंडिया के केस में बात करें, ब्रिटिश इंडिया की, तो आप देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सेंट्रलाइजेशन की तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए गए एंड वाया द 1833 चार्टर दिस सेंट्रलाइजेशन वाज कंप्लीट जब मद्रास एंड आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको ले लिया गया और अब केवल बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास में इंडिया के रिस्पेक्ट में बिल्स पास करने या एक्ट्स बनाने का राइट रह गया। तो इसके खिलाफ भी कंप्लेन की जा रही थी। तो यहां पे डिमांड थी कि टेक स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो जो लोकलाइज्ड इश्यूज हैं उन पे फोकस होगा, जो लोकल इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा। तो आप देखेंगे इसी बैकग्राउंड में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 लाया गया। वी विल डिस्कस द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इन डिटेल, बट उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहां पर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का जो हमारा लास्ट एंड थर्ड बैच है, इट इज लाइव नाउ। हिस्ट्री आपका हम पढ़ा रहे हैं वहां पर, एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको लाइव कंटेंट मिलेगा क्लासेस में। एंड अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, यू विल गेट दी रिकॉर्डेड कंटेंट ऑल्सो। नॉट ओनली कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ जनरल स्टडी सब्जेक्ट्स, बट आप इसी के साथ साथ में देखेंगे करंट अफेयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। आपको इसी के साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सीसेट एंड मैप्स के स्पेशल सेशंस मिलेंगे। आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी आपकी फैकल्टी एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा। एंड इसी के साथ में आपको 7 फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड दैट टू एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। फर्दर डिस्काउंट्स के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या sleepy.classes@gmail.com पर लिख कर भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। सो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, फर्स्ट प्रोविजन इज इट लेड टू एक्सपांशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। तो अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो आप यहां पे देखेंगे एज फार एज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज कंसर्न्ड, इट वॉज एक्सपांडेड। नाउ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपको कौन कौन देखने को मिलेगा, एक वाइसरॉय, सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के वाया वाइसरॉय हो गए, एंड ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। वाइसरॉय प्लस
5-member executive council. So one additional member was added, and yes, the Indian Council Act of 1861 led to expansion of the executive council. Not only this, आप यहां पे देखेंगे कि as far as the executive council at the center is concerned, portfolio system was formalized now. Portfolio system क्या होता है? आप यहां पे देखेंगे कि हमारे यहां पे अगर हम बात करें आज की तारीख में, तो जो डिफरेंट आपके मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और एट द सेंट्रल लेवल मिनिस्ट्रीज एंड एट द स्टेट लेवल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, है ना. कोई होम मिनिस्टर होता है, कोई आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एंड सो ऑन. आप यहां पे देखेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को दे दी जाती है. एंड ये जो मिनिस्टर है ये अपने डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में फाइनल डिसीजंस ले सकता है, कॉल्स ले सकता है, एंड ही विल बी आंसरेबल फॉर द एक्शंस ऑफ हिज डिपार्टमेंट. इससे क्या होता है, जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इट बिकम्स स्ट्रीमलाइंड. डिसीजन मेकिंग बिकम्स स्ट्रीमलाइंड, एंड यस, इट कैन लीड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. सो अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1859 बाय लॉर्ड कैनिंग, द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया. Via the Indian Council Act of 1861, this was formalized, this was made legal now. आप देखेंगे अगर हम 1861 की बात करें तो ये जो 5-member एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, यहां पे ये जो 5 members हैं, दे वर इन चार्ज ऑफ होम, है ना, आपका होम मिनिस्ट्री, द मिलिट्री डिपार्टमेंट, द लॉ डिपार्टमेंट, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट. सो होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस. 1874 में यहां पर एक और 6th member को ऐड किया गया इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हु वाज इन चार्ज ऑफ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. तो आप ये बात ध्यान रखिएगा. सो ये जो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा, इसमें हम देख रहे हैं एक्सपांशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम. ये एक तरफ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप था. बट यहां पर मिसिंग पॉइंट क्या है, आप देखेंगे इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल देयर वाज नो प्रोविजन फॉर इंक्लूजन ऑफ इंडियंस. देयर वाज नो प्रोविजन फॉर इंक्लूजन ऑफ इंडियंस एज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. आगे बढ़ते हैं. अगर हम सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर की बात करें तो आप यहां पे देखेंगे कि द लेजिस्लेचर वाज आल्सो एक्सपांडेड. सो वाइसरॉय, his 5 members who were basically the executive council. Along with that, the viceroy was given the liberty that he can add 6 to 12 additional members, and this extended council will become the legislature. This will become the legislature. अब वाइसरॉय का कॉल है, वो 6 members को ऐड करना चाहते हैं, 7 members को ऐड करना चाहते हैं, या 12 members को ऐड करना चाहते हैं. आप और क्या देखेंगे, आप देखेंगे ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं, दे वर नॉमिनेटेड मेंबर्स, दे वर नॉट इलेक्टेड, नॉमिनेटेड. और इन नॉमिनेटेड मेंबर्स में भी आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे दे वर ऑफ 2 types. One, official members, and second, non-official members. Non-official members. अब ऑफिशियल मेंबर्स कौन होंगे, जो सिविल या जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उसका हिस्सा होंगे इन द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. वहीं पे आप क्या देखेंगे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ऑफिशियल मशीनरी. अब ये इंडियंस भी हो सकते थे एंड ये इंग्लिश भी हो सकते थे, यूरोपियंस भी हो सकते थे. यहां पे ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं दे वर इन मेजॉरिटी. ये बात आपको ध्यान रखनी है. और आप देखिए कोई भी एक्सक्लूसिव प्रोविजन एज सच नहीं है कि आप इंडियंस को इंक्लूड करें, बट हां ये कहा गया
कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं आप उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से यहां पे पार्टिसिपेशन जो है उसमें हमें पॉपुलर पार्टिसिपेशन की तरफ एक स्टेप देखने को मिल रहा है। जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो 6 to 12 एडिशनल मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, आप देखेंगे इनका जो टेन्योर है वो था 2 साल का या 2 इयर्स का। अब यहां पे भी एक मेजर लूप होल है। आप क्या देख रहे हैं कि एक तो एक्सक्लूसिव मेंशन नहीं है कि आप इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल्स अपॉइंट करें, तो फाइनल कॉल वाइसरॉय का होगा, बट हां इंडियंस को अपॉइंट वो कर सकते थे, नॉमिनेट कर सकते थे। दूसरा आप यहां पे क्या देखेंगे कि ये जो इंडियंस होंगे दे वर नॉट इलेक्टेड मेंबर्स, सो दे वर इन नो वे रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। आप यहां पे देखेंगे कि ये जो इंडियंस हैं ये बेसिकली इंडियन एलीट सेक्शन जो है वहां से आते थे, जमींदार होंगे, प्रिंस होंगे, राजा महाराजा होंगे, एंड दे वर ब्रिटिश लॉयलिस्ट, they were British loyalist. So this was a major loophole. Not only this, आप यहां पे क्या देखेंगे कि ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है इतने सारे दिक्कतों के साथ में इसकी बहुत सारी वीकनेसेस हैं। No real transfer of power to the central legislature, it was merely an advisory body. अभी हम डिस्कस करते हैं क्या क्या वीकनेसेस थी, बट आप यहां पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने महाराजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव को अपॉइंट किया था टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। सो दीज 3 पीपल वर द फर्स्ट वंस टू बी अपॉइंटेड टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर एज इंडियन मेंबर्स। वीकनेसेस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करते हैं। आप देखेंगे ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के वाया कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, इसे कोई भी रीगल पावर एज सच नहीं था। बजट पे कोई कंट्रोल नहीं था। आप यहां पे देखेंगे एग्जीक्यूटिव की एक्शंस को ये डिस्कस नहीं कर सकते थे। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जैसे कि मिलिट्री मैटर है या आपका रिलीजियस मैटर है या फिर फाइनेंशियल मैटर है या फिर फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड मैटर है, तो आप यहां पे देखेंगे कि इन पे डिस्कशन से है ना, इन पे डिस्कशन से पहले वाइसरॉय से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी। सो फर्स्ट यू आर सीइंग व्हाट, आप देख रहे हो एक तो ऑफिशियल मेजॉरिटी है, दूसरा आप देख रहे हैं जो गिने चुने इंडियंस वहां पहुंच रहे हैं दे वर ऑल्सो ब्रिटिश लॉयलिस्ट। इलेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं है लेजिस्लेचर में, और इसके बाद आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जो काउंसिल है इसको कोई रीगल पावर भी नहीं दिया गया है, न बजट पे कोई कंट्रोल है, ना एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे कोई कंट्रोल है, इन द सेंस ना ये क्वेश्चंस पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो आप भूल ही जाइए, बजट पे कोई कंट्रोल नहीं है, और आप देखेंगे मिलिट्री, रिलीजियस, फॉरेन अफेयर्स या फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं इनको डिस्कस करने से पहले या इनसे रिलेटेड बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले भी वाइसरॉय की प्रायर परमिशन जो है इट वॉज नीडेड, प्रायर परमिशन वॉज नीडेड। तो इस बात को आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। अब मान लीजिए लेजिस्लेचर में कोई बिल पास हो भी गया तो भी आप देखेंगे फाइनल कॉल जो है वो वाइसरॉय के पास था, एंड मान लीजिए अगर वाइसरॉय ने भी अपना अप्रूवल दे दिया, स्टिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो कि लंदन में बैठे थे, आप देखेंगे ही वॉज हैविंग द पावर टू डिसअलाउ अ पास्ड बिल। इसके अलावा आप और यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि जो वाइसरॉय हैं इन इमरजेंसी सिचुएशन ही वॉज गिवन द पावर टू पास ऑर्डिनेंसेस, वो अध्यादेश जारी कर सकते थे जिसकी वैलिडिटी होती थी 6 मंथ्स। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, आप यहां पे देख रहे हैं कि अभी भी वाइसरॉय के हाथ में बहुत पावर्स हैं और लेजिस्लेचर जो है इसको कोई भी इफेक्टिव पावर एज सच ट्रांसफर नहीं किया गया था, इसीलिए कहा जाता है कि यहां पे एलियन डेस्पोटिज्म ऑफ द अर्लियर टाइम्स कॉन्टिन्यूड। नाउ देयर वाज अ डिमांड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के वाया कुछ स्टेप्स लिए गए टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। और आप यहां पे क्या देखेंगे,
आप यहां पे देखेंगे कि डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि 1833 के चार्टर के वाया बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के लेजिस्लेटिव पावर्स को जहां पर छीन लिया गया था, आप यहां पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे नाउ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर रीस्टोर्ड. सो इट वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन. तो हम देख रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से शुरू होकर के, है ना, आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793 है, रेगुलेटिंग एक्ट आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है. सो राइट फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड देन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, centralization of administration in case of India was complete. The Bombay and the Madras presidencies were basically denied the legislative powers. अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे the legislative powers of Bombay and Madras presidency were restored. So it was a step towards devolution of the legislative powers, decentralization of the powers. साथ ही में यहाँ पे एक और प्रोविजन जो है वो ऐड किया गया और इसमें कहा गया कि अगर जरूरत पड़े तो लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए न्यू प्रोविंसेस को क्रिएट किया जा सकता है एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो हैं उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है. और इसी लाइन पे आप देखेंगे कि बंगाल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड इन 1862, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड इन 1886, पंजाब एंड बर्मा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर क्रिएटेड इन 1897. सो बेसिकली दिस वाज अ स्टेप टूवर्ड्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. आप देखेंगे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस 1861 के एक्ट के वाया शुरू होगा, ये कंटिन्यू रहेगा एंड इसी के साथ में हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के वाया प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के वाया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया. तो आप देख सकते हैं इट वाज अ स्टेप टूवर्ड्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. सो वेलकम्ड स्टेप है ना, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. इसके अलावा आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि वाइसरॉय जो हैं ही वाज एम्पावर्ड टू इशू रूल्स एंड ऑर्डर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द काउंसिल रन्स स्मूथली. आज की तारीख में प्रेसिडेंट के पास में हमारे यहां पर यह पावर है. सो आप देखेंगे कि दो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ स्टेप्स लिए जा रहे थे बट स्टिल द वाइसरॉय वाज एंजॉयिंग लॉट मच ऑफ पावर एंड पावर वाज कंसंट्रेटेड इन हिज हैंड्स और सेंट्रलाइज्ड इन हिम. Especially the ordinance making powers made him all powerful. तो एक बार आपने ऑर्डिनेंस पास किया, उसकी लाइफ होती थी 6 months की. आप बार बार इसको पास करते रह सकते हैं और यहां पे कोई भी चेक नहीं था. So this is all about Indian Council Act of 1861. तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में हम देखते हैं कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि पोर्टफोलियो सिस्टम विच स्ट्रीमलाइंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वाज अ स्टेप टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए. बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं दे वर रीस्टोर्ड एंड इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो कि फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के वाया हमको देखने को मिलेगा. इसके अलावा आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि एक्सपांडेड जो काउंसिल है जहां पे 6 to 12 एडिशनल मेंबर्स को ऐड किया गया टू वर्क इन द लेजिस्लेटिव कैपेसिटी. यहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रिस्पेक्ट में प्रोविजन था और यहां पे इंडियंस को भी नॉमिनेट किया जा सकता था. लेकिन इसी के साथ में आप देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आप यहां पे देखेंगे कि यहां पर इंडियंस को अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन का मौका तक नहीं दिया गया. There was no provision for Indians to participate in the executive council, neither at the central level nor at the provincial level. Secondly, आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर है चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं, यहां पे ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे बट दोनों ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा द ऑफिशियल्स वर इन द मेजॉरिटी. सेंटर में वाइसरॉय एंड
आप देखेंगे प्रोविंसेस में जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं दे वर हैविंग टू मच ऑफ पावर। सेंट्रल लेजिस्लेचर की वीकनेसेस को हमने आपको बताया कि किस तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है इट वॉज मेयरली अ फसाड। आप देखेंगे इट वॉज क्रिएटेड टू गिव एन इंप्रेशन दैट इट हैज बीन पास्ड वाया अ पार्लियामेंट्री बॉडी और अ लेजिस्लेटिव, है ना, द इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैव बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर और अ पार्लियामेंट्री बॉडी, बट इन रियल अगर आप देखें तो आप देखेंगे द एलियन डेस्पोटिज्म कॉन्टिन्यूड। एंड दो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 टॉक्ड अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, आप देखेंगे कि वाया द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर द वाइसरॉय वाज गिवन too much of power. Also, the viceroy was the final authority to give assent to a particular bill. And even if the viceroy gives the assent, the Secretary of State of India was having the power to disallow a particular legislation. So this is about Indian Council Act of 1861. आपके लिए यहाँ पे 3 questions हैं. First question आपके screen पे है. Which of the following statements relating to the Indian Council Act of 1861 is or are correct? The act introduced a grain of popular element by including non-official members in the Governor General's Executive Council. The members were nominated and their functions were confined exclusively to consideration of legislative proposals placed before them by the Governor General. The Governor General did not have effective legislative power. Select the correct answer using the code given below. Answer in the comment section. By tomorrow evening, you will get the answers pinned up in the comment section. So, क्या 1861 के एक्ट के वाया in the expanded council of the Governor General, which was now working in the legislative capacity, a grain of popular element was introduced? Yes or no? Secondly, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स हो चाहे नॉन ऑफिशियल्स हो, उनका काम केवल इतना था कि उनके सामने जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स गवर्नर जनरल या वाइसरॉय रख रहे हैं उनको कंसीडर करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जो हैं ही डिड नॉट हैव इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर? आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन, which of the following statements about the Indian Council Act of 1861 is or are correct? It enlarged the Governor General's Council for the purpose of making laws. The Governor General was not authorized to increase the number of members. Do let me know in the comment section what is the correct answer. With reference to the Indian Council Act of 1861, consider the following statements. The Executive Council of the Governor General was expanded to a total of 7 members. For legislative purposes, the number of additional members was set between 6 to 12. The Act did not differentiate between state and the central subjects. Which of the above statements is or are correct? So, इन तीनों questions का answer आप comment section में लिखेंगे and by tomorrow evening you will get the answers pinned up in the comment section. I hope you enjoyed this session. Do let me know in the comment section. बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए. All the very best. एंड अगर आपको लगता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 एग्जाम में आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि आपको टू द पॉइंट रिवाइज करवा दिया जाए, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बता दी जाए, सो आप चाहें तो हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. द बैच 3 इज़ लाइव, इट इज़ द फाइनल बैच. एंड यहाँ के जो है ना इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, नॉट प्रोविजंस, जो आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं. सो लाइव कवरेज ऑफ द कॉन्टेंट, comprehensive coverage of current affairs, along with that 7 full-length test, mentorship sessions and special sessions on economic survey, budget, CSET and MAP, and that too at a very nominal cost. बाकी आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके 1800-890-3043 से हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.